पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 2 की लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को शुरू करने से पहले हमने जहां ख़त्म किया था वहीं से शुरू करेंगे। लास्ट जो शासक होता है मुगल डायनेस्टी का वो औरंगजेब होता है। औरंगजेब के बाद कमजोर शासक आते हैं, जैसे बहादुर शाह है, जहांगीर शाह है, फारूक सियार, और ये सब आपको जैसे मोहम्मद शाह रंगीला, ये सब आप हिस्ट्री के पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये लोग जो थे काफी वीक मुगल थे बहादुर शाह जफर तक, तो इनको ओवर पावर करना आसान था औरंगजेब के मुकाबले। तो ब्रिटिश एम्पायर के एस्टेब्लिशमेंट में ये भी एक उससे बड़ा हाथ है कि जो लेटर मुगल्स थे वो कमजोर थे, और इधर मराठा एम्पायर का भी राइज हो रहा था। मराठा एम्पायर कब्जा करते जा रहा था नॉर्थ की तरफ, तो एक तरह से पॉलिटिकल टर्माइल का सिचुएशन था। एक कंसोलिडेटेड एम्पायर इंडिया में नहीं बच गया था, तो इसीलिए ब्रिटिशर्स आते हैं। हम अभी शुरू करते हैं लेक्चर को, देखते हैं क्या है। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर नहीं था। एक तरह से इंडिया में पॉलिटिकल वैक्यूम का सिचुएशन आता है, क्योंकि जो लेटर मुगल थे वो पावरफुल नहीं थे औरंगजेब की तरह, ठीक है। और इसी बीच में आपको देखेंगे कि काफ़ी सारे ट्रेडिंग कंपनी जो थी वो इंडिया की तरफ आ रही थी, मूव कर रही थी, जिसमें सबसे पहले आपने देखा पोर्तुगीज आते हैं, फिर उसके बाद डच आते हैं, फिर फ्रेंच आते हैं, लास्ट में इंग्लिश आते हैं। इस पर एमसीक्यू भी बनता है, सबसे पहले कौन आया था, तो पोर्तुगीज, फिर डच, फिर फ्रेंच, फिर इंग्लिश। क्यों आते थे यहाँ? क्योंकि इंडिया एक तरह से बहुत ही प्रोस्पेरस कंट्री था, काफी रिच कंट्री था, और ऐसा माना जाता है कि ग्लोबल जीडीपी का जो प्रोडक्शन जितने गुड्स एंड सर्विसेज के होते थे पूरे वर्ल्ड लेवल में, 30% जो प्रोडक्शन गुड्स सर्विसेज का इंडिया में होता था, या सेलिंग करके इतना पैसा जनरेट होता था 30%। इसलिए सब कोई चाहते थे कि हम इंडिया को अपना एक तरह से कॉलोनी बनाए, इंडिया पे आक्रमण करें और यहाँ रहें। तो इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए एक हम लोग वर्ड बोलेंगे कि जो रशियन एम्पायर हैं, रशियन एम्पायर ने एक बार बोला था कि ट्रेडिंग विथ इंडिया मीन्स ट्रेडिंग विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि अगर अकेले आप इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब आप पूरे वर्ल्ड में ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में लगभग हर चीज का प्रोडक्शन होता था और काफी रिच मार्केट था यहाँ से। तो इंडिया ट्रेडिंग का एक तरह से डेस्टिनेशन था, ठीक है। तो एवरीथिंग वाज अवेलेबल ऑफ इंडिया, दैट इज वाई रशियन एम्पायर टोल्ड कि ट्रेडिंग विथ इंडिया मीन्स ट्रेडिंग विद द वर्ल्ड। तो अभी जो ट्रेड करने के लिए जो भी शासक आते थे, जैसे जैसे हमने देखा पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच, इंग्लिश, वो क्या करते थे, वो कोस्टल एरियाज में आके इंडिया में वो अपने फोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट करते थे, अपना किला बनाते थे, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता था कि जो वहाँ पे लोकल अंपायर है या जो लोकल नवाब है वहाँ पे, जो मुगल अंपायर जिसको पावर दिया है, वो इनको किला बनाने नहीं देता था, या जो ऑर्डर देता था वो नहीं बना, अगर उसके ऑर्डर के अगेंस्ट जाते थे तो उनका किला तबाह भी कर दिया जाता था, तोड़ भी दिया जाता था। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद तो सिनेरियो बिल्कुल एकदम से चेंज हो गया था। जो भी ट्रेडिंग कंपनीज थे वो अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे कि कैसे भी हम लोग का एक्टिविटी यहाँ पे बढ़ाएं, ठीक है। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का सिचुएशन था औरंगजेब के डेथ के बाद। मराठा एक्चुअल रूल कर रहे थे इंडिया पे, ठीक है। इसी दौरान एक होता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 14 जनवरी 1761 के बीच होता है, ठीक है। इसमें एक साइड थे मराठा एम्पायर और दूसरे साइड थे दुर्रानी अफगान एम्पायर, ठीक है। मराठा एम्पायर को लीड कर रहे थे सदाशिव राव भाऊ, और उधर अहमद शाह अब्दाली, जिसको दूसरे वर्ड में अहमद शाह दुरानी भी कहते हैं। मुगल एम्पायर वगैरह अहमद शाह अब्दाली के साथ मिले हुए थे, और मराठा और मुगल्स में काफी एक तरह से लड़ाई होती है, और उस समय आप देखिएगा कि अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। तो एक तरह से कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल टर्माइल का सिचुएशन था, ठीक है। और ब्रिटिश इस चीज को देख रहे थे बैकग्राउंड में कि ये लोग लड़ भिड़ के मरे और फिर मैं यहाँ पे कब्जा करूँ। ये तो हो गया वेस्टर्न फ्रंट का बात, यानी कि आपका हरियाणा साइड का बात, पानीपत हरियाणा में है, तो वहाँ ये चल रहा था। ईस्टर्न साइड पे जाइए तो बैटल ऑफ पलासी हुआ था। एक तरह से वैसा वाटर सेड मूवमेंट है ब्रिटिशर्स के आने के लिए, हमेशा इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ पलासी ठीक उसी टाइम पे होता है, ये 1761 की बात है, उससे थोड़ा सा पहले ही 23 जून 1757 में होता है। पलासी कहाँ है? पलासी वेस्ट बंगाल में है, और इसका नाम पलासी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे पलास के फूल होते हैं। तो वेस्ट बंगाल में बैटल ऑफ पलासी हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और नवाब ऑफ बंगाल, इन दोनों के बीच, क्योंकि बंगाल एक तरह से हब था, सेंटर था, तो वहां पे ब्रिटिशर्स चाहते थे कब्जा करना। तो नवाब ऑफ बंगाल से उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, और इधर नवाब ऑफ बंगाल से सिराजुद्दौला, ठीक है। लेकिन जो सिराजुद्दौला थे उनका एक था सेनापति मीर जाफर, ठीक है। ये कमांडर ऑफ चीफ था, यही डिफेक्ट कर गया, इन्होंने धोखा दे दिया और जाके रॉबर्ट क्लाइव के साथ जाके मिल जाता है ये,
ठीक है। तो उस समय लड़ाई ज़्यादा हुई भी नहीं और एक तरह से नवाब ऑफ बंगाल हार जाते हैं। तो ये मीर जाफर में जाके मिला था रॉबर्ट क्लाइव के साथ, तो उस समय इसको कुछ इनाम मिलना चाहिए, तो मीर जाफर को ही बना दिया जाता है नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है। फिर मीर जाफर डच के साथ मिल जाता है, धोखा देता है इसको, तो उसका जो दामाद रहता है उसको ब्रिटिशर्स बना देते हैं नवाब ऑफ अवध। ठीक है। तो मीर जाफर के बाद बनता है नवाब ऑफ अवध, उसका एक तरह से दामाद जिसको मीर कासिम बोला जाता है, तो मीर कासिम बन जाता है। फिर अगेन मीर कासिम जो है वो रिवल्ट करता है इनके खिलाफ, तो एक लड़ाई होती है। फर्दर आप हिस्ट्री में, ये सब हिस्ट्री का पार्ट है। बैटल ऑफ बक्सर वो 1764 में होता है। बैटल ऑफ बक्सर में अगेन जो ये सेना रहती है नवाब ऑफ बंगाल, जो कि चूँकि बैटल ऑफ पलासी के बाद ही नवाब ऑफ बंगाल बनाया गया था मीर जाफर को, जिसने फिर डिफेक्ट किया था। फिर उसका दामाद फर्दर बन जाता है, क्योंकि मीर जाफर डिफेक्ट कर जाता है डच के साथ मिलके, और उसका दामाद भी फिर जाके धोखा देता है अंग्रेजों को, और जाके नवाब ऑफ अवध जो सुजाउद्दौला है और मुगल एम्पायर उस समय शाह आलम थे, इन सब के साथ मिलके और लड़ाई होती है। बक्सर जगह है, आरा के पास है बिहार में, वहाँ पर इनके बीच लड़ाई होती है और वहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है। हेक्टर मुनरो थे उस समय उनके नेतृत्व में। ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तरह से मानिए कि ईस्टर्न साइड पे जो बंगाल की गद्दी जो मिलती है, यही एक वाटर साइड मूवमेंट है, बैटल ऑफ प्लासी और देन बैटल ऑफ बक्सर। एक्चुअली बैटल ऑफ प्लासी जब होता है उसके बाद जो नवाब होता है, तो वहाँ पे नवाब बनाया जाता है आपको मीर जाफर को, और वहाँ पे एक सिचुएशन आता है, डायरकी नाम का वर्ड आप सुनेंगे हिस्ट्री की बुक में। डायरकी मतलब डुअल रोल आता है। ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी के बीच में तो जो नवाब को पावर दे दिया जाता है, दीवानी राइट्स कंपनी अपने पास रखती है और नवाब को पावर दे दिया जाता है कि आप नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखिए। इसमें क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम तो हम देख रहे हैं, लेकिन पैसा हमारे पास है ही नहीं, तो हम करेंगे क्या। तो एक तरह से मेन जो रेवेन्यू का काम है, दीवानी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं, तो दीवानी राइट्स कंपनी अपने पास रख लेती है और नवाब को कुछ नहीं, ठेंगा मिलता है, उसको मिलता है कि तुम अपना केवल एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखो। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो पैसा चाहिए ना, पैसा मेन अंग्रेज रखते हैं। इसके चलते वही नवाब आगे जाके रिवोल्ट करता है और बैटल ऑफ बक्सर में इनकी लड़ाई होती है। फिर कंपनी का एक तरह से एकाधिकार हो जाता है, कोई अब उसके बाद नवाब ववाब नहीं बचता है। तो एक तरह से एक बैकग्राउंड हुआ कि कैसे ब्रिटिश एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक नाम से लग रहा है कि ये कंपनी है। ठीक है। कोई ब्रिटिशर्स का शासन नहीं है। ठीक है। तो इनिशियली ये जो ट्रेड करने के लिए आए थे। ठीक है। बाकी आगे चल के आपको देखिएगा कि जो अपना ब्रिटिशर्स ओरिजिनल जो क्राउन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ये इसको टेक ओवर करेगा। कैसे? तो ब्रिटिश जो है वो टूक ओवर करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्यों टूक ओवर करते हैं उसका कारण मैं आगे बताता हूँ। ठीक है। तो एक तरह से थोड़ा सा इसका भी बैकग्राउंड देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है लंदन स्टॉक एक्सचेंज में इसको लिस्ट किया गया था। ठीक है। एज ए कंपनी था तो उसको लिस्ट किया गया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी का मेजोरिटी जो शेयर था वो अंग्रेजों के पास था, यानी कि क्राउन के पास था। जो गवर्नमेंट थी उनके पास मेजोरिटी शेयर होल्डर था। ठीक है। और वो चाहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का बिजनेस और एक्सपेंड हो ताकि हमें डिविडेंड और ज्यादा मिले। जो शेयर जिसके पास रहेगा उसको डिविडेंड मिलता है। तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को, और वो चाहते थे अंग्रेज की विस्तार हो इस इंडिया कंपनी का। तो इसीलिए एक तो उनको बहुत सारा शेयर होल्डिंग था गवर्नमेंट का, और दूसरा कि बहुत ज्यादा लोन लेके रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से, लेकिन वो अपना लोन चुका नहीं रहे थे। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी में लोन नहीं चुका पा रहे थे। क्यों? क्योंकि आपको करप्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था। वो जो भी आते थे ट्रेडर्स यहाँ पे अपना ही धंधा शुरू कर देते थे, और वो अपना चाहते थे कि कैसे पैसा कमाएं। ठीक है। और वो खुद से ही अपना रेवेन्यू अलग अलग करके कलेक्ट करने लगते थे और अपना बिजनेस चालू करने लगते थे। तो आप ही देखिएगा कि जो भी रेगुलेटिंग एक्ट है, वो जितना भी इनिशियली जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, वो सारा इसीलिए आया है कि ये करप्शन की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे भी खत्म किया जाए। ठीक है। तो ह्यूज करप्शन था, लॉस काफी ज्यादा हो रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोन ले रखा था और ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग था, इसीलिए ब्रिटिशर्स टुक ओवर करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है। और टुक ओवर डायरेक्टली नहीं करते हैं। सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करता है कि ये बोलता है कि हम आपकी एक्टिविटी को रेगुलेट करेंगे। ठीक है। तो रेगुलेट करने का मतलब आप अपना बिजनेस कीजिए, लेकिन निगरानी हम रखेंगे, रूल लॉ एक्ट हम बनाएंगे, चार्टर हम बनाएंगे। ठीक है। ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी हम तय करेंगे, आप अपना बिजनेस कीजिए।
ठीक है। तो इसीलिए आप देखिएगा कि 1773 से लेके 1853 तक तो यहाँ पे बहुत सारे रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये इसीलिए आते थे ताकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इसको रेगुलेट करे, ठीक है। जो भी इनका अफेयर है इंडिया में उसको रेगुलेट किया जाए, ठीक है। तो लास्ट में देखिएगा हर 20-20 साल पे ये एक्ट आते हैं, 1773 में, फिर 93 में, फिर 1813 में, 33 में और 53 में, ठीक है। तो अभी क्या है कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये जो एक्ट हैं ये आप अपने खुद से थोड़ा सा देख लीजिएगा, नहीं कुछ आता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा टाइमलाइन देखेंगे कि बीच बीच में क्या हुआ है, तो उससे हम लोग को कुछ आइडिया मिलेगा कि आखिर क्या चल रहा था उस टाइम। तो सबसे पहले देखिए 1773 में जो एक्ट आया था उसका ऑब्जेक्टिव था कि कैसे भी करप्शन को कम किया जाए, और लोग कौन थे वहां पे, जो ब्रिटिशर्स थे, बिजनेसमैन को, उनको जो भी बिजनेस करने आए थे उनके अंदर कैसे भी वैल्यू और कोड ऑफ कंडक्ट उनके लिए बनाया जाए, इसलिए जो 1773 का एक्ट आया था। इसमें क्या किया गया था कि गवर्नर ऑफ जो बंगाल था उसको असिस्ट करने के लिए दो चीजों की स्थापना की गई थी, ठीक है। एक क्या था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आप एक तरीके से कहिए कि ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है। ये दोनों वर्ड काफी कंफ्यूजिंग है, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप जब भी फर्दर हिस्ट्री बुक में भी पढ़िएगा तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। अब देखिए किसी भी कंपनी को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते हैं, जिसमें कंपनी का ज्यादा शेयर होल्डर होता है, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे वो थे जिनका शेयर था इस कंपनी में, यानी कि एक तरह से कहिए कि जो कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जिनका शेयर होल्डर लगा हुआ था, वो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था, उसमें आते थे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करने के लिए एक संरचना बनाई है, एक तरह से एक यूनिट बनाई है, उसको हम लोग बोलते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कंपनी जो थी वो डायरेक्ट सबऑर्डिनेट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत, तो इसीलिए ज्वाइंट गवर्नेंस के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्रिएट किया गया था, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कौन कौन आते थे, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो था, प्रेसिडेंट होता था, उसके बाद 5 मेंबर होते थे जिसको किंग नॉमिनेट करता था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक तरह से मानिए कि काफी पावरफुल एंटिटी थी। ये किस लिए था, जो गवर्नमेंट है, वहां का पार्लियामेंट है ब्रिटेन का, उसका ये एंटिटी है, उसका ये पार्ट है, ये कंट्रोल करने के लिए कंपनी अफेयर्स का बोर्ड ऑफ कंट्रोल से ही पता चल रहा है, ठीक। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास पावर दिया गया था कि सारे जो मैटर हैं, सिविल के हो, मिलिट्री के हो, रेवेन्यू के हो, सारे मैटर को कंट्रोल करता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो भी कंपनी का रिकॉर्ड्स था उसका पूरा अंदर तक घुस जाता था। सबके इसके पास पावर था कि कोई भी कंपनी का रिकॉर्ड मंगा के चेक कर सकता है खुद से कि क्या कंपनी का अफेयर चल रहा है, ठीक है। और इंडिया में जो भी गवर्नर भेजना है, ठीक है, जिसको गवर्नर जनरल को रखना है, किसको नहीं रखना है, ये सारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल तय करता था। यानी कि एक नटशल में बोला जाए तो कंपनी का रिप्रेजेंटेशन था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा था, और जो क्राउन का रिप्रेजेंटेशन था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा था। यानी कि क्राउन बोलते हैं क्योंकि वहां पे एक तरह से मोनार्किकल सिस्टम है, तो क्राउन यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा था, और जो कंपनी का रिप्रेजेंटेशन था, जो उनके शेयर होल्डर्स थे, उनका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा था। तो अभी इसको पता चल गया हो कि इसमें जो सबसे मजबूत कड़ी है वो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। मेन कंट्रोलिंग का काम यही करता था। ये एक तरह से आपका अंडरस्टैंडिंग मजबूत करेगी। जब आप हिस्ट्री पढ़िएगा तो ये जो चीजें हैं ये समझ में नहीं आती हैं जल्दी। तो जब से मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी रेवेन्यू वाला काम ये जो देख रहे थे, ठीक है, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में हमने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देखा था, उसको खत्म कर दिया ब्रिटिशर्स ने आके, ठीक है। एक तरह से इन्होंने अपना ओन सिस्टम बनाया कि रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करना है। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट का निर्माण किया, ठीक है। मुगल के टाइम पे हम लोग देखे थे तो वहां पे मिलिट्री लाइन पे डिस्ट्रिक्ट था, सूबा था, फिर सूबेदार देख रहा था, फिर सरकार, सूबा, परगना, ये सारे चीजें डिवीजन थे। अभी क्या है, एक रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है। और रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट से मेन काम अंग्रेजों का था रेवेन्यू कलेक्ट करना, ठीक है। और रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए एक ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई जिसको हम लोग बोलते थे कलेक्टर, ठीक है। और आगे वाले समय में, आगे आने वाले टाइम पे इसी को बोला गया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। जो डीएम है आपका, जो आज के टाइम पे देखते हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही है, वही कलेक्टर है, ठीक है। लेकिन उस समय काम था केवल रेवेन्यू वसूलना, अभी का काम थोड़ा सा इनका वेलफेयर का भी काम आ गया है, ठीक है। तो अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का भी काम भी था, ठीक है, कि ये कैसा सॉइल है, कैसा प्रोडक्शन है, ठीक है, इसके अनुसार वो रेवेन्यू तय करना और रेवेन्यू का इकट्ठा करना, ठीक है। अभी ये जो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट थे इसमें एक सिस्टम लाया गया, जमींदारी सिस्टम, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जमींदारी सिस्टम देख लेते हैं जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, वो क्या था, ठीक है। तो जमींदारी सिस्टम में एक बहुत सारे गांव का एक ग्रुप है,
ठीक है। ये ग्रुप जो गांव का है किसी जमींदार को दिया जाता था। जमींदार का काम क्या था कि यहाँ से आप रेवेन्यू कलेक्ट कीजिए और इसको रेवेन्यू कलेक्ट करके लाके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आप सबमिट कर दीजिए, ठीक है। और जो भी अमाउंट ऑफ रेवेन्यू था उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा फिक्स किया जाता था, ठीक है, कि मतलब आपको इतना रेवेन्यू लाना है। और जो भी रेवेन्यू कलेक्ट किया उसका 1/12 पार्ट या 1/11 पार्ट, 1/11 का मतलब 110 रुपया अगर होगा, ठीक है, तो उसमें से 11 रुपया जो था वो जमींदार को दिया जाता था। बाकी जमींदार ये सारा पैसा ले जाके अपना डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर के पास उसके पास जमा करना था, ठीक है। तो फार्मर जो थे उनका लैंड का ओनरशिप था तब तक जब तक कि आप टैक्स पे कर रहे हैं। जिस दिन आप टैक्स नहीं पे किए तो जमींदार को ये पावर दी गई थी कि आप इनका जाके आप इनको कैप्चर कर सकते हो उनका लैंड, ठीक है। तो जमींदार का मेन काम एक तरह से मवाली वाला था, यहाँ पे जाके किसी भी हफ्ता कलेक्ट करना है, ठीक है। तो जैसे नॉर्मल मानसून हुई तो किसान आसानी से लोन अपना दे देते थे, पैसा जो भी रेवेन्यू है दे देते थे। लेकिन जब सूखे का टाइम आता था तो लैंड से उतना उपज नहीं आता था, तो इस टाइम पे क्या करते थे जमींदार जो है लैंड कॉन्फिस्केट कर देते थे, ठीक है। और उनको मजबूर किया जाता था किसानों को कि वो अपने ही फील्ड में काम करें। इसके चलते आप नॉर्दर्न इंडिया में देखिएगा तो काफ़ी, नॉर्दर्न क्या पूरे इंडिया में ही देखिएगा तो काफ़ी इनकम इनइक्वलिटी आ गई इसी टाइम से, ठीक है। इसीलिए हम लोग बाद में सोशलिस्टिक मेजर लाए, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स लेके आए कि ताकि हम लोग लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन फिर से कर सकें, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पे जो जमींदार हैं उनके पास इलीगल वे में इस लैंड जमा हो गया है। तो आप कहीं भी बैकएंड में ये भी लिख सकते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स क्यों जस्टिफाइड है। तो ये जमींदारी सिस्टम का ही एक तरह से आफ्टर इफेक्ट है। तो लैंड रिफॉर्म्स तो खैर ऐसे लाया गया, लेकिन लैंड रिफॉर्म्स पूरी तरह से स्पिरिट और लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि जो भी डिफेक्टर थे वो जाके फिर कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। उनके पास पहले से पता रहता था कि क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन आना है, तो वे बेनामी ट्रांजेक्शन हो जाता था, लोगों के अपने रिश्तेदार के नाम पे लैंड कर देते थे, ठीक है। तो हम लोग एक तरह से ब्रिटिशर्स का एक बहुत सारा लाया हुआ चीज हम देखे। सबसे पहले देखे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, फिर देखे कि जमींदारी सिस्टम, ठीक है, जमींदारी सिस्टम कैसे काम करता था वो देखते हैं। आगे देखते हैं कि 1773 में एक एक्ट आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में। तो एक तरह से जुडिशियरी की स्थापना में पहला रोल ये था। फिर 1833 का एक्ट आता है जिसमें से ईस्ट इंडिया कंपनी में ट्रेडिंग एक्टिविटीज है उसको परमानेंटली टर्मिनेट कर दिया जाता है, और एक तरह से ये पॉलिटिकल पावर के रूप में उभरता है, ठीक है। ओनली पॉलिटिक्स का काम करना है, ट्रेडिंग आपको नहीं करना है। 1853 का टाइम आता है, पहले टाइम पे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना होती है, और लेजिस्लेचर का पावर है वो एग्जीक्यूटिव के पावर से डिफरेंशिएट कर दिया जाता था। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं इसे यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या है कि कोई भी पार्लियामेंट में है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी सिस्टम होता है, यही सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। तो अब यहाँ बोल रहा है कि 1853 में जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और एक तरह से लेजिस्लेचर का काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है, उसको अलग कर दिया जाता है। कैसे किया जाता है देखिए, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, इम्प्लीमेंटेशन का, लेजिस्लेचर का काम क्या है, लॉ बनाने का। तो उस समय तो पार्लियामेंट था नहीं, तो ये दोनों का पावर किसके पास था, इन दोनों का पावर था गवर्नर जनरल के पास, ठीक है, जिसको वाइस राय भी बोलते हैं। तो गवर्नर जनरल के पास ये दोनों का काम करने का था, ठीक है। अब गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए कुछ लोग होंगे, ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल होगा, ठीक है। तो उस गवर्नर जनरल के अंदर बहुत सारे लोग थे, ठीक है। लेकिन जब से 1853 का एक्ट आया तो पहले 6 लोग थे, उसी को एक्सपेंड करके 12 लोग कर दिया जाता है, ठीक है। एक तो गवर्नर जनरल हो गया, उसके बाद कमांडर इन चीफ हो गया, ठीक है। और गवर्नर जनरल काउंसिल के में एक मेंबर को बढ़ा दिया गया, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गया, ठीक है। तो एक रेगुलर जज हो गया सुप्रीम कोर्ट का, और रिप्रेजेंटेटिव जो कंपनी के सर्वेंट्स से वैसे 4 सर्वेंट्स को चुन के लाया गया जिनका 10 साल का कम से कम मिनिमम एक्सपीरियंस था। ऐसे ही टोटल 12 लोग आ गए, ठीक। ये लॉ बनाने के लिए होंगे। तो ये जो 12 लोग थे यही गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर थे, ठीक है। और एक तरह से मिनी पार्लियामेंट की ही इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट टाइम आता है जब एक्ट ऑफ 1858 आता है, तो इसमें क्या होता है कि कंपनी का जो रूल था एक तरह से एंड हो जाता है, और जो क्राउन है वो पूरी तरह से टेक ओवर कर लेता है एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उनके पास, उसको खत्म कर दिया जाता है। और इसके पेस में एक मिनिस्टर जो कैबिनेट लेवल का मिनिस्टर था उसको जो अपॉइंट किया जाता है लेजिस्लेचर में। कहाँ के लेजिस्लेचर में, ब्रिटेन के लेजिस्लेचर में। और उसका काम रहता है कि जो भी अफेयर्स हैं, इंडिया से रिलेटेड जो भी अफेयर्स हैं उनको देखना। जो मिनिस्टर रहता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक तरह से मानिए तो सदस्य रहता है, और उसको हम लोग बोलते हैं सेक्रेटरी टू द स्टेट ऑफ इंडिया। उसका जो ऑफिस रहता है वो लंदन में रहता है, और इंडिया में वाइस राय जो है उसके साथ डायरेक्ट कंसल्टेशन में रहते हैं, ठीक है।
देखिए उसके बाद से 1858 के बाद से दो मेन लोग उभर के आए हैं। एक तो अपना वाइसराय हो गया जो कि इंडिया में शासन कर रहा है, और दूसरा सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट टू इंडिया। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट लोग हो गए, और यही लोग एक तरह से पूरे समझिए तो इंडिया को कंट्रोल कर रहे हैं। पहले जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसको खत्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है 1861 में। 1861 में क्या होता है, ब्रिटिशर्स जो है पोर्टफोलियो सिस्टम लेके आते हैं। अब मैं थोड़ा समझाता हूँ पोर्टफोलियो सिस्टम आज भी लागू है अपने यहाँ, वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो कोई भी गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे आप मिनिस्ट्रीज देखते हैं। ठीक है, जैसे रेलवे मिनिस्टर हो गया, ठीक है, और जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया। ठीक है, तो एक मिनिस्ट्रीज के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो जो भी मिनिस्ट्रीज हैं और डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या है, एक तरह से यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन के। पोर्टफोलियो सिस्टम में क्या होता है कि एक जो ऑफिसर्स है, ठीक है, अफसर है, उसको पर्टिकुलर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट दिया जाता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट का जो भी कार्यभार है ये पर्टिकुलर अफसर करता है। ठीक है, और ये रिपोर्ट फिर जाके देता है वाइसराय को, और इसके रिपोर्ट पे फिर वाइसराय डिसीजन लेते हैं। ठीक, अब देखिए कि इंडिया में आज़ादी के बाद से ये पोर्टफोलियो सिस्टम सेम नहीं रह गया है। जब मैं वहाँ बोला कि एक ऑफिसर रहता है जिसके अंडर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट रहते हैं, जो जाके जो अपना मैटर है वो वाइसराय को बताता है, फिर वाइसराय उस पर डिसीजन लेते हैं। ठीक है, सारे डिसीजन ये नहीं लेता है, वाइसराय भी डिसीजन लेते हैं। इंडिया में अभी सिस्टम अलग कैसे है, क्योंकि अभी हमारा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है तो कोई ना कोई मंत्री होगा, ठीक है, कोई मिनिस्टर होगा, किसी भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री का हेड होगा। ठीक है, और वो ही मेन डिसीजन लेगा, यहाँ कोई वाइसराय नहीं है, या जो कोई भी अफसर नहीं है। उस समय क्या था, आईसीएस, ठीक है, इंपीरियल सिविल सर्विस था, उसका जो अफसर था उसको हेड बना के रखा जाता था पर्टिकुलर एक मिनिस्ट्री का और डिपार्टमेंट का, जो कि असिस्ट करते थे वाइसराय को। नहीं, यहाँ वो नहीं है। यहाँ जो भी आईएएस ऑफिसर्स हैं वो क्यों असिस्ट करेंगे, सबसे पहले मंत्री को, मंत्री उनके बिहाफ पे डिसीजन लेंगे। ठीक, तो पोर्टफोलियो सिस्टम ये था जो अभी भी लागू है हमारे यहाँ, बस वो हेड चेंज हो गया है। वो आईएएस केवल रिकमेंडिंग अथॉरिटी रहेंगे, मेन डिसीजन जो लेने का काम है वो मिनिस्टर का काम है। ठीक है, इस टाइमलाइन में आप आगे चलिए तो 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना क्यों हुई थी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में जो इंडियंस हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो, इसलिए कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसके बाद 1892 का समय आता है। ठीक है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट पास होता है। ठीक है, और यहाँ रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है इंडियंस को, पहली बार के लिए इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है सेंट्रल लेजिस्लेचर में। सेंट्रल लेजिस्लेचर किसके अंतर्गत आता था, वाइसराय के अंदर आता था। ठीक है, तो यहाँ इंडियंस को क्या किया जाता था, यहाँ नॉमिनेट किया जाता था, कोई भी इलेक्शन नहीं होता था यहाँ पे। ठीक है, इंडिया को जो भी इंडियंस है उनको नॉमिनेट किया जाता था, वो मोस्टली क्या है, प्रिंसली स्टेट से आते थे, राजवाड़े टाइप के लोग थे, उनको ही नॉमिनेट किया जाता था। वो केवल डिस्कशन में पार्टिसिपेट किए जाते थे, उनके पास वोट का कोई भी अधिकार नहीं था। ये 1892 की बात है। ठीक, फिर 1909 आता है, आप लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स आता है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्शन पहली बार होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं यहाँ पे एक तरह से कम्युनल इलेक्टोरेट की स्थापना किया जाता है। जैसे कोई भी मुस्लिम्स के लिए इलेक्टोरेट होगा तो उसमें मुस्लिम ही खड़ा होगा, मुस्लिम ही वोट करेंगे। ठीक है, तो कम्युनल बेसिस पे बांटने का काम यही होता है 1909 में मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स के द्वारा। फिर टाइम आता है 1919 का, यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है, इसको मॉनिटरी क्लेम्स फॉर रिफॉर्म बोलते हैं। यहाँ पे एक डायरार्की आपको वर्ड सुनने को मिलेगा। ठीक है, 1919 में आप देखिएगा कि डायरार्की आएगा। डायरार्की क्या है, डायरार्की का मतलब होता है डुअल रूल। ठीक है, डुअल रूल। यहाँ क्या होगा कि जो भी प्रोविंशियल लेवल है, यानी कि नीचे वाले लेवल पे, सबसे पहले सेंटर हो गया, सेंटर के बाद बहुत सारे प्रोविंसेज हो गए। प्रोविंसेज कौन थे, जैसे एक बंगाल प्रेसिडेंसी में आप देखेंगे तो 4 आते थे। ठीक है, उड़ीसा है, बिहार है, बंगाल है, ठीक है, और सम पार्ट ऑफ बांग्लादेश ये आते थे। तो ये एक तरह से बंगाल प्रेसिडेंसी था। तो इसमें क्या था, सबसे पहले ऊपर होंगे गवर्नर जनरल, वाइसराय, और उसके नीचे बहुत सारे गवर्नर्स होंगे। ठीक है, तो ये जो गवर्नर्स जो था इनका अपना भी एक काउंसिल होता था। ठीक, जैसे वहां लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यहाँ पे भी गवर्नर का अपना काउंसिल होगा। उस गवर्नर के काउंसिल में 2 तरह के सब्जेक्ट्स डिवाइड कर दिए गए। ठीक है, 2 तरह के, जैसे अपने पास यूनियन लिस्ट है ना, स्टेट लिस्ट करंट लिस्ट, वहीं जो प्रोविंशियल लेवल पे था 2 तरह के सब्जेक्ट ला दिए गए। एक था रिजर्व सब्जेक्ट, एक था ट्रांसफर सब्जेक्ट। ठीक है, तो रिजर्व सब्जेक्ट क्या था, जैसे होम मिनिस्ट्री हो गया, होम अफेयर्स हो गया, फाइनेंस हो गया, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, ठीक है, फॉरेन रिलेशन हो गया, ये सारा एक सब्जेक्ट के अंदर रखा गया था, रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर। और ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंदर जो कि अनइम्पोर्टेंट थे उस टाइम पे उनके नज़र में, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ठीक है, सैनिटेशन हो गया, लोकल सेल्फ गवर्नेंस हो गया, ये एक तरह से ट्रांसफर सब्जेक्ट के रूप में ला दिया गया था। अब जो इंडियन मिनिस्टर्स थे, चूंकि इलेक्शन हो रहा था तो स्टेट के लेवल पे,
ठीक है, यानी जो प्रोविंस के लेवल पे जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें 2 तरह के मेंबर होंगे, एक इंडियन मिनिस्टर होगा और एक मेन जो पावर था वो गवर्नर अपने पास रख लिया, किसका, रिजर्व सब्जेक्ट था। रिजर्व सब्जेक्ट पे कोई भी फैसला देगा वो गवर्नर ही देगा, फाइनल डिसीजन वही ले सकता है। और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है जैसे लोकल सेल्फ गवर्नेंस, सैनिटेशन, हेल्थ वगैरह पे जो भी फैसला होगा वो इंडियन मिनिस्टर्स अपना फैसला ले सकते थे। उसके बाद 1935 में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और इसमें जो डायरकी सिस्टम प्रोविंशियल लेवल पे है इसको खत्म करके सेंट्रल लेवल पे लाता है, ठीक है। और एक तरह से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहिए तो एक ला के आता है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट डिवीजन होते हैं, जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। यानी कि पावर दे दिया जाता था कि प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है उसके पास क्या पावर है, स्टेट लेवल पे क्या पावर है, कंकरेंट लिस्ट में क्या पावर है, जो कि आजकल भी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो ये सारी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और एक तरह से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाने का काम यही 1935 का जो एक्ट होता है, ठीक है। प्रोविंसेस में सेंट्रल बैंक की स्थापना होती है, ठीक है, सॉरी सेंट्रल बैंक का स्थापना होता है लेटर, इसी को हम लोग आरबीआई के फॉर्म में आजकल देखते हैं। आरबीआई वही थे, 1935 में ही इसका एक्ट आया था, इसी एक्ट के अंतर्गत आरबीआई की स्थापना हुई थी। फिर 1947 में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट आता है और इंडिया को 2 पार्ट में भाग दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉमनवेल्थ लाइंस, ठीक। ये पूरा एक तरह से टाइमलाइन है, नहीं? तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें लाई गई। सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये ब्रिटिशर्स की देन है। उसके बाद फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट के लेवल पे गवर्नमेंट भी रहेगा, यूनियन के लेवल पे गवर्नमेंट रहेगा। रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट ब्रिटिशर्स लेके आए हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में पावर्स का जो बंटवारा है या ब्रिटिशर्स लेके आए हैं। मेरिट विद सिविल सर्विस एक तरह से कहिए तो ये लेके आए हैं, ब्रिटिशर्स लेके आए हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी उन्हीं का लाया गया है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आप देखते हैं ये सब ब्रिटिशर्स के टाइम पे पोस्ट है। लोकल सेल्फ गवर्नेंस बिल लाने का काम ब्रिटिशर्स ने किया जाता है और फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस लॉर्ड रिपन को बोला जाता है, ठीक। उसके बाद सेक्रेटरिएट एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, बजट, अकाउंट एंड ऑडिट, कमिटी सिस्टम इन पार्लियामेंट, सेपरेशन ऑफ यूनियन बजट फ्रॉम रेलवे बजट, ये सारा ब्रिटिशर्स का एक तरह से लेगेसी है जो कि हम लोग आज भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या है हम आगे देखेंगे कि पूरा एकदम लेटर एंड स्पिरिट में नहीं फॉलो कर रहे हैं हम, उस समय से चेंज्ड वे में फॉलो कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के सिस्टम को। जो लेगेसी है ब्रिटिश लेगेसी वो कैसे फॉलो कर रहे हैं हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो ब्रिटिशर्स का ये कहानी यहाँ पे खत्म होता है। ब्रिटिशर्स के यहाँ राज करने का, यहाँ आने का, रूल करने का 2 ही मेन ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। पहला उनका ऑब्जेक्टिव था कि कैसे भी करके हम अपने इस रूल को, इस क्या कहते हैं, ये जो पीरियड है जिसमें हम रूल कर रहे हैं उसको खींच करके कितना लंबा कर सके, ठीक है। पहला उनका पर्पस था। दूसरे ये पर्पस था कि हम लोग कैसे भी करके यहाँ पे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करें, ठीक है। 2 ही पर्पस था। एक तो जितना लंबा से लंबा रूल कर सके, और लंबा से लंबा रूल क्यों कर सके, ताकि हम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर सके, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश लेगेसी क्या है, यानी कि ब्रिटिशर्स से हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। उनमें से हम देखते हैं कि क्या क्या वो चीजें हैं जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं और कितना हमने उसमें चेंज किया है। तो सबसे पहले एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे हमने डिस्कस किया, ठीक है, ये हम लोग ब्रिटिशर्स के लिए से लेके आए थे, ठीक है। अभी है लेकिन उस समय नहीं था। क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल और वाइसराय के पास रियल पावर थी। उस समय वीटो का अधिकार उनके पास था, कोई भी लॉ आए, एक्ट आए, वो उसको तुरंत ही खत्म कर देते थे। और उसी तरह से हमने प्राइम मिनिस्टर को अपना रियल एग्जीक्यूटिव बनाया है। तो हमने जो है अपना जो पार्लियामेंट है उसको सुप्रीम बनाया है। लेकिन जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे था जो पार्लियामेंट, वो सुप्रीम नहीं था, क्योंकि वीटो का पावर था गवर्नर जनरल के पास और वाइसराय के पास, ठीक है। तो एग्जैक्ट आप कहिए कि जो सिस्टम ब्रिटिशर्स फॉलो करते थे वो हम फॉलो कर रहे हैं, ये बेईमानी होगी, ऐसा नहीं था। सेकेंड है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने ब्रिटिशर्स से लाया है, लेकिन ये पूरे लेटर और स्पिरिट में नहीं लाया है, केवल लेटर में लेके आए हैं, स्पिरिट में नहीं लेके आए हैं, ठीक है। क्योंकि पहले जो गवर्नर होते थे ब्रिटिश टाइम में, जो प्रोविंसेस में अपना शासन करते थे, उनके पास एब्सोल्यूट पावर होता था, ठीक है। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद हमने क्या किया, गवर्नर को नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बना दिया। रियल एग्जीक्यूटिव हमने किसको बनाया, सीएम को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, ठीक है। गवर्नर केवल नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ही रह गया। तो जो हम लोग कॉपी किए हैं फेडरलिज्म वहां से, वो पूरी तरह से वो फेडरलिज्म नहीं है, हमने उसमें चेंजेस किए हैं। तीसरा है जुडिशियरी, ठीक है। तो हमने जुडिशियरी भी पूरी तरह से कॉपी नहीं किया है, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स थे तो उस समय क्या था, शरीयत का कानून था, ठीक है। शरीयत के बहुत सारे कानून थे जो ब्रिटिशर्स के टाइम थे। हालांकि बाद में कोडिफिकेशन किया, सीपीसी, सीआरपीसी वगैरह बना, लेकिन शरीयत का कानून था, ठीक है। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यूनिफॉर्म लॉ बनाया, फिर आगे चल के कोडिफिकेशन किया। लेकिन ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो जुडिशरी थी वो एक तरह से इम्पार्शियल नहीं थी, ठीक है, और इंडिपेंडेंट नहीं थी। रीजन बिंग कि वाइसराय के पास हमेशा पावर रहता था कि जुडिशरी के फैसले को वो
वीटो कर दे या उसको पलट दे, ठीक है। तो लेकिन आज के डेट में आपको सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी वर्डिंग है उसको कर दे। पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है सुप्रीम कोर्ट उसको नलीफाई कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की चीजों को नलीफाई पार्लियामेंट नहीं कर सकती। लेकिन उस समय क्या था, वाइसराय के पास पावर था। तो जो जुडिशियरी भी है वो पूरी तरह से हमने कॉपी नहीं किया, हमने चेंजेस किए उसमें, ठीक है। और आगे देखिए कि जैसे जुडिशियरी में पहले क्या होता था कि जो भी इंडियन जज है वो यूरोपियंस के केस के नहीं देखते थे। यूरोपियन का जो केस है वो यूरोपियन ही देखेगा, इंडियन जज नहीं देखेंगे, ठीक है। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने ये इंश्योर किया है कि जो भी जुडिशियरी है वो बिल्कुल पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रहे और इम्पार्शियल रहे। ऐसा कुछ सेपरेट कानून नहीं है कि किसी के लिए अलग जज बैठेगा, है ना। उसके बाद आता है ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हमने ब्रिटिशर्स से कॉपी किया है, लेकिन ब्रिटिशर्स के टाइम में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का मेन काम था रेगुलेटरी फंक्शन था, ठीक है। उस समय क्या करता था, वो केवल जनरेशन ऑफ रेवेन्यू पे ही फोकस था और लॉ और ऑर्डर के मेंटेनेंस को लेकर उनका काम था, ठीक है। बट इंडिपेंडेंस के बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का फंक्शन बहुत ही एक्सपेंड हो गया है। नॉट ओनली मेंटेनेंस ऑफ लॉ और ऑर्डर और रेवेन्यू कलेक्शन, बहुत सारे जो भी एक तरह से बोलिए कि वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है ग्राउंड लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही इंप्लीमेंट करता है। चाहे वो डेवलपमेंट के जितने प्लान्स एंड प्रोग्राम्स हो वो सारा इंप्लीमेंटेशन का काम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का है। तो एग्जैक्ट जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम है हमने रिप्लिका नहीं बनाया है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को और भी बहुत सारी चीजें दी हैं करने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि ब्रिटिशर्स ने सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और रिक्रूटमेंट उन्होंने इंश्योर किया कि मेरिट के बेसिस पे हो, लेकिन हमने उसमें चेंजेस ला दिए, ठीक है। हमने तो बनाया है लेकिन इक्विटी को प्रमोट करने के लिए, ताकि सबको समान अधिकार मिले। जो कम पढ़े लिखे, जो जिनके मार्क्स कम हैं या जिसको वैसा फैसिलिटी नहीं मिला, हमने उनको आरक्षण दिया है, ठीक है। रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लाया है इक्विटी मेंटेन करने के लिए, लेकिन ब्रिटिशर्स के टाइम पे वैसा रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो हमने इसमें भी चेंजेस लाया है, ठीक है। उस समय आप देखिए कि ब्रिटिशर्स के टाइम में जो एग्जीक्यूटिव था, मैंने बताया था कि जो भी पोर्टफोलियो सिस्टम में कि एक मिनिस्ट्री दी जाती थी, ठीक है। उस समय क्या था, जो एग्जीक्यूटिव है उसके पास रियल पावर है किसी भी चीज को करने के लिए। जो सेलेक्टेड एग्जीक्यूटिव है, इलेक्टेड नहीं, मंत्री नहीं, जो आईसीएस का अफसर है उसके पास कंप्लीट कंट्रोल होता था। यानी कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अगर कुछ फैसला भी ले ले तो ये उसको नलिफाई कर देता था कि नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद रिलेशनशिप पूरी तरह से चेंज हो गया। आप यहाँ देखिए कि कोई मंत्री जो डिसीजन लेगा, पीछे जो आईएएस अफसर है उसको बैकिंग करके सही करना ही पड़ेगा, वो उसके डिसीजन को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर आगे हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स से हमने लोकल सेल्फ गवर्नेंस का कंसेप्ट लिया है। लॉर्ड रिपन को हम लोग बोलते भी हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस के एक तरह से जनक हैं, ठीक है। लेकिन आप देखिए कि उस समय केवल लेटर में था, स्पिरिट में ऐसा नहीं था, क्योंकि हमने लोकल लेवल पे कोई फंक्शन ही नहीं दिया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि हमने 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट पास किया। उसके बाद आप देखेंगे कि पंचायत है, जिला परिषद है, और इनकी स्थापना हमने की है, ठीक है। तो एक तरह से हम लोग फाइनेंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर रहे हैं पंचायत को या लोकल सेल्फ गवर्नेंस को, जो कि नाम केवल था, वहां पे ऐसा प्रैक्टिकली नहीं था, ठीक है। तो ये था टोटल एक तरह से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और उसका लेगेसी, और इस पे क्वेश्चन भी आता है हमेशा, ठीक है। और इसका कंक्लूजन हमेशा पूछा जाता है। जैसे सेकंड एआरसी की एक क्वेश्चन है कि एज पर सेकंड एआरसी 21st सेंचुरी इंडिया इज स्टिल गवर्न बाय 19th सेंचुरी रूल्स एंड रेगुलेशन, वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग विथ कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स। क्यों, ऐसा क्यों है, इस पर आप टिप्पणी कीजिए, ठीक है। और दूसरी तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब यूपीएससी के क्वेश्चन है कि डिस्पाइट रैपिड चेंज इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस द सोल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन रिमेन कॉलोनियल नेचर। बताइए कि क्यों, ठीक है। तो हमें पहले तो पता करना है कि क्या है जो कि सॉल जो है वो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। तो सबसे पहला चीज है सीक्रेसी, ठीक है। आप देखिए कि इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, ठीक है, उन्हीं के टाइम का एक्ट है, अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो सीक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत मेंटेन की जाती है। जो भी फाइल्स हैं वो गोपनीय रखे जाते हैं, ठीक है। एक तरह से वो पब्लिक जल्दी नहीं किए जाते हैं, या पब्लिक को क्या डिसीजन लिया जा रहा है, क्यों ले रहा है, उसे दूर रखा जाता है। हालांकि अभी आरटीआई आने के बाद से इसमें थोड़ी सी कमी आई है, सीक्रेसी में कमी आई है, फिर भी एक तरह से कॉलोनियल, एक तरह से आप बोलिए कि सॉल अभी भी कॉलोनियल ही है, आत्मा वही है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में पीपुल्स का पार्टिसिपेशन बहुत कम है, ठीक है, पॉलिटिक्स में भी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी। उस टाइम पे भी था और ये आज के डेट में भी आपको मिलता है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी उस समय पहले रूलर की नहीं थी, अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं,
अभी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी कुछ गड़बड़ी कर रही है, ठीक है, तो जनता के पास पावर है कि 5 साल बाद हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ क्या किया हमने, जो भी मंत्री है या जो भी एग्जीक्यूटिव है उनका हमने एक तरह से अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया, ठीक है। लेकिन आप एक केस लिए एडमिनिस्ट्रेटर का, सो डीएम है आपके यहाँ, ठीक है। डीएम क्या करता है कि आपके यहाँ फ्लड रिलीफ का काम चल रहा है, लेकिन फ्लड रिलीफ का काम उतने सही से नहीं हुआ, ठीक है, और आपने देखा कि काम सही से हो नहीं रहा है, लेकिन आप उस डीएम को क्या सजा दे सकते हैं? कुछ नहीं। आप डीएम का कुछ भी नहीं कर सकते। मान के चलिए कि आपके यहाँ ददुआ एक तरह का गुंडा आ गया, कोई बदमाश आ गया, कोई डाकू आ गया, 10 लोगों को मार दे, आप पुलिस को क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ जो है एडमिनिस्ट्रेटर की जो अकाउंटेबिलिटी है आप फिक्स नहीं कर सकते। ये उस टाइम से ही चला रहा है, एक तरह से वो जो आत्मा है, ठीक है, अभी भी जिंदा है। ये जो पूरा सिस्टम है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो हम वहां से फॉलो कर रहे हैं, आ रहे हैं, ये प्रोवाइड करता है स्कोप फॉर करप्शन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर जो है अकाउंटेबल नहीं है अपने एक्ट के लिए, ठीक है। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी है, बीजेपी वाले कर सकते हैं या कांग्रेस वाले जो है उनको 5 साल बाद हटा सकते हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आप एक तरह से ये चीजें ले सकते हैं। तो ये ब्रिटिश लेगेसी यही था। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से हमने क्या क्या अभी कॉपी किया है अपने पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो हमने देखा क्या क्या लेगेसी है अभी भी चली आ रही है। दूसरे की क्यों उसमें चेंजेज और क्या लाने चाहिए, ठीक है, वो तो हम देखेंगे जब क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप इसमें आरटीआई मेंशन भी कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स की जा सकती है, ये सारे पहलू आ सकते हैं। लेकिन हमने एक तरह से देखा कि उस समय एडमिनिस्ट्रेशन क्या था और हम लोग अभी क्या उनसे लेके क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। ब्रिटिशर्स कॉलोनियल एटीट्यूड जो है अपने पास, आप ये देखिएगा कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है उसमें एक तरह से कॉलोनियल एटीट्यूड देखने को मिलता है। जो माई बाप वाला चीज है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। पहले लोग माई बाप कहते भी थे एडमिनिस्ट्रेटर को, डीएम को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। तो ये सब कॉलोनियल एटीट्यूड है जो कि आज भी अपने जिंदा है एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इस तरह से ये लेक्चर समाप्त होता है, ठीक है। इसके बाद हम फोकस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन पे, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आएगा, ठीक है। थैंक यू।